गुड इवनिंग विद्यार्थियों। अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा एवं थर्ड ग्रेड मेन एग्ज़ाम का जो सिलेबस है इसके बारे में देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि बच्चों को अवगत हो जाए कि पात्रता परीक्षा का सिलेबस क्या है तथा मेन परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो चलो 2022 में जारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रीट पात्रता परीक्षा का सिलेबस। सबसे पहले खंड फर्स्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे। जो सिलेबस है वो है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड। ये 30 नंबर का होता है और 30 प्रश्न आएंगे दोनों। और ये एक बात क्लियर है कि पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाल विकास के अंदर विकास की अवधारणा है, विकास के आयाम है, उसके बाद विकास को प्रभावित करने वाले कारक है जैसे विद्यालय, परिवार है, उसके बाद अधिगम और वंशानुक्रम वातावरण। ठीक है। उसके बाद में व्यक्तिगत विभिन्नता है, इसके अंदर उसका अर्थ है, प्रकार है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है। उसके बाद में व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसके बाद उसकी संकल्पना है, उस व्यक्तित्व के प्रकार है, उसके बाद उसको प्रभावित करने वाले कारक है, व्यक्तित्व के मापन की कौन कौन सी विधियाँ इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे हुए उसमें से सवाल। इसके बाद में इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के बारे में हर एक सवाल पूछा जाता है। इसमें उसकी बुद्धि की संकल्पना है, सिद्धांत है, उसके बाद बहुबुद्धि सिद्धांत है। इसके बाद अधिगम की समझ, पिछड़े हुए बालक है, प्रतिभाशाली है, उसके बाद सृजनशील है, अलाभान्वित है, उसके वंचित वर्ग के बालक है। अधिगम हेतु कौन कौन सी कठिनाई आती है, डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, ऐसी जो भी कठिनाई है, रोग है, डिसेबिलिटी, वो रोग आएंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट, समायोजन की जो विधियाँ है, उसके बाद तरीके है, समायोजन की अध्यापक में क्या भूमिकाएँ हैं जो समायोजन में बालक के अंदर वो है। उसके बाद में अधिगम का अर्थ है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के अधिगम के सिद्धांत है जैसे गेस्टलवाद है, व्यवहारवाद है, निर्मितवाद है आदि। इसके बाद बच्चे कैसे सीखते हैं, ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। इसमें बच्चे कैसे सीखते हैं, ये 2022 में नया टॉपिक जुड़ा है जो 2020-21 में नहीं था। जिसमें अधिगम की प्रक्रिया है, चिंतन है, कल्पना है, निर्मितवादी के उपागम है, उसके बाद अभी अनुभाविक अधिगम, उसके बाद संकल्पना मानचित्र है, अन्वेषण है, समस्या समाधान है और अभी प्रेरणा मोटिवेशनल। उसके बाद अधिगम के लिए निहितार्थ। साथ ही NCF 2005 ये इम्पोर्टेंट है, हर बार सवाल पूछा जाता है। और अधिगम शिक्षण विधियाँ है वो है अधिगम शिक्षण विधियाँ है। और उसके बाद में आकलन है, मापन है और मूल्यांकन का अर्थ। उसके बाद में सतत समग्र मूल्यांकन और उपलब्धि परीक्षण। साथ ही क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो मेन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापक की भूमिका और उनके कार्य इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। इसके बाद अपन सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करते हैं। साइंस में सबसे पहले सजीव और निर्जीव के अंदर सजीव के लक्षण हैं। सजीव के कौन कौन से लक्षण हैं, अंतर है। उसके बाद सजीव सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है, वायरस है, कवक है, लाभकारी और अलाभकारी है। उसके बाद में सजीव के अंदर पौधों है, पौधों के विभिन्न भाग है, पोषण है, उसके बाद श्वसन है, उत्सर्जन है, पादप जंतु कोशिकाओं में अंतर और स्नायु कार्य एवं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। नेक्स्ट उसका सिलेबस का भाग है वो है मानव शरीर एवं स्वास्थ्य। इसके अंदर रोग वगैरह आएंगे, विभिन्न प्रकार से सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग है, क्षय रोग है, खसरा है, डिप्टीरिया है, जो भी ये कोष्ठक में दिए हुए सिलेबस है इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक सवाल जरूर पूछा जाता है रोगों से संबंधित। उसके बाद में विभिन्न शरीर के विभिन्न प्रकार के तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र है, जनन तंत्र है, संक्रामक रोग जो फैलते हैं वो रोग। उसके बाद में भोजन के स्रोत, उसके बाद में भोजन के स्रोत के बाद में विभिन्न प्रकार के भोजन के अवयवों की कमी से होने वाले रोग और संतुलित भोजन। नेक्स्ट विद्यार्थियों, किशोरावस्था और जनन। इसके अंदर जनन की विधियाँ है,
उसके बाद में लैंगिक जनन है, जनन की विधियाँ है, लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, किशोरावस्था के लक्षण है, युवावस्था के लक्षण, शारीरिक एवं मानसिक, हार्मोन क्या है, हार्मोन की भूमिका में, और जनन स्वास्थ्य। उसके बाद में थोड़ी बहुत फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर जैसे यांत्रिक क्या है, उसके अंदर बल है, बलों के प्रकार है, पेशीय बल है, कर्षण बल है, गुरुत्वीय बल है, चुंबकीय बल है, विभिन्न प्रकार के बल जो NCERT में दिए हुए 6 से लेकर 9 तक इस बुक में मिल जाएगी ये तुम्हारे बल के प्रकार। ठीक है विद्यार्थी, तो इस बुक को भी देखना है साथ में, NCERT और RBSE बुक। उसके बाद में 6ठी क्लास में ये लिखा हुआ है वर्ताकार, वर्तीय गति, कंपन गति, गुणन गति आदि, वायुमंडलीय दाब भी लिखा हुआ है 7वीं क्लास में, उत्प्लावन बल 9 क्लास में लिखा हुआ है, ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत और वैकल्पिक, ये 10 क्लास में लिखा हुआ है विद्यार्थियों। उसके बाद उसमें वाला पार्ट ये 7 क्लास में है, साथ ही ये 9 क्लास में भी है और 10 क्लास में भी है, और साथ ही 8 क्लास में भी है। उष्मा और उष्मा की परिभाषा और तापक्रम और उष्मा संचरण की विधियाँ इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। सॉरी, इसमें से एक सवाल फिक्स पूछा जाता है उष्मा संचरण में से, इसको याद करना है टॉपिक को। उसके बाद लाइट एवं साउंड, प्रकाश और ध्वनि। इसके अंदर प्रकाश के स्रोत है, प्रकाश का परावर्तन है, गोलीय दर्पण है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण से विद्यार्थियों एक सवाल जरूर पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना है इस टॉपिक को। उसके बाद गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण की प्रतिबिंब है, प्रकाश का अपवर्तन है, लेंस के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद लेंस के बाद में प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब के बाद में ये ध्वनि है, इस ध्वनि के लक्षण है, ध्वनि के लक्षण के बाद में संचरण है, ध्वनि को कैसे संचरण करेंगे, संचरण के बाद में अपन देखते हैं ध्वनि प्रदूषण कैसे है, ध्वनि बूम कैसे होता है, साउंड पोल्यूशन। उसके बाद में नेक्स्ट साइंस का टॉपिक है वो है विद्युत और चुंबक, मैग्नेट और लाइट। विद्युत धारा इसमें है, ओम का नियम है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, ये 8 क्लास में दिया हुआ है और 10 क्लास में दिया। चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ये भी 8 क्लास में और 10 क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही चुंबकत्व और ये दोनों 10 क्लास में दिए हुए हैं, NCERT और RBSE दोनों, इनको ही पढ़ना आपको ताकि अच्छी से अच्छी याद हो जाए, और ऑथेंटिक बुक है ये दोनों आपके लिए। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान, इसमें विज्ञान का महत्व है, प्लास्टिक रेसे है, यानी बहुलक, बहुलक को पढ़ना अच्छी तरह से विद्यार्थियों, रेसे वगैरह है। उसके बाद प्लास्टिक का प्रकार है, गुणधर्म है, पर्यावरण और डिटर्जेंट है, अपमार्जक है यानी डिटर्जेंट मतलब। उसके बाद सीमेंट है, सीमेंट बनाने की विधि, और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का क्या उपयोग है, जैसे एक्सरे किरण है, CT स्कैन है, शल्य चिकित्सा है, सीडफार है, अल्ट्रासाउंड है, लेजर किरणें हैं, दूरसंचार है, फैक्स मशीन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ईमेल है, और साथ ही इसमें व्यवसाय कौन कौन सी व्यवसाय की जानकारी भी आपको होनी जरूरी है। रीट पात्रता परीक्षा विद्यार्थियों 90 अंक लाने पर आपके क्लियर हो जाएगी। इसके साथ ही सौरमंडल है, सौरमंडल के बारे में पूछना पड़ेगा आपको। सौरमंडल के अंदर तारे हैं, सौर परिवार है, उसके बाद में सूर्य है, धूमकेतु है और तारामंडल। ठीक है विद्यार्थियों, साथ ही आगे है पदार्थ के बारे में दिया हुआ, तो पदार्थ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री है, थोड़ी सी केमिस्ट्री, परमाणु है, अणु है, मैंने कुछ टॉपिक आपको कराए हैं परमाणु अणु के बारे में, संरचना, परमाणु की संरचना है, तत्व, यौगिक है, मिश्रण है, साथ ही इस तत्व के प्रतीक है। उसके बाद में रासायनिक सूत्र है विद्यार्थियों, रासायनिक सूत्र है, रासायनिक समीकरण है, ये 10 क्लास में टॉपिक दिया हुआ पूरा कंप्लीट, और ऊपर वाला टॉपिक 9 क्लास में, ये पूरा टॉपिक दिया हुआ 9 क्लास में विद्यार्थियों, और नीचे वाला टॉपिक पूरे 10 क्लास में दिया हुआ है। इसको अच्छी तरह से देख के जाना है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, साथ ही है रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे ऑक्साइड है, हरित ग्रह प्रभाव, ये 8 क्लास में दिया हुआ, 9 क्लास में दिया हुआ है। वैश्विक तापन 8 क्लास, 10 क्लास में। हाइड्रोकार्बन वाला पूरा टॉपिक 10 क्लास में दिया हुआ विद्यार्थियों। हम लोग 7 टॉपिक 10 क्लास में दिया हुआ है, जो मैंने थोड़ी बहुत क्लास कराई है, उस क्लास को ध्यान से देखना विद्यार्थी, ताकि आपके टॉपिक क्लियर हो जाए। साथ ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और शक्कर वगैरह दिए हुए, ये 9 क्लास में दिए हुए, 10 क्लास में। उसके बाद कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये 8 क्लास का टॉपिक है विद्यार्थियों, अच्छी तरह से इसको समझना है। नेक्स्ट है कृषि प्रबंधन, ये 8 क्लास का फर्स्ट पार्ट है। 8 क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का पहला ही पार्ट है, इसमें दिया हुआ है क्या है, सॉरी, कृषि पद्धति एवं फसलों के प्रकार, ये पहले ही है 8 क्लास के अंदर, NCERT क्लास लो, NCERT। नेक्स्ट है विज्ञान की प्रकृति, यानी विज्ञान की जो शिक्षण विधिया है वो है विज्ञान की प्रकृति, उसके उद्देश्य है, पर्यावरण संसाधन है, प्रदूषण है, ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, जैव विविधता व अनुकूलन एवं कचरा के बारे में निपटाना।
साथ ही जैव विकास बायोडाइवर्सिटी है, जैव विकास है। उसके बाद विज्ञान को समझना है, विज्ञान की शिक्षण विधियाँ 10-12 शिक्षण विधि है, उनको ध्यान से पढ़ के जाना है। जैसे प्रयोजना विधि है, किलपैट्रिक की प्रयोजना विधि, उसके बाद में समस्या समाधान विधि है, बहुत सारी विधि है विद्यार्थियों। उसके बाद विज्ञान में कुछ नवाचार है, उस नवाचार के बारे में पढ़ के जाना है। जैसे पाठ्यक्रम सामग्री है, समग्र मूल्यांकन है, उपचारात्मक शिक्षण है। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो इसमें नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है सिलेबस में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 6 से 8 तक जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बुक है वर्तमान में और 2021-22 में, उसी के आधार पर आपके पेपर बनेगा। और कठिनाई स्तर जो बनेगा वो होगा सेकेंडरी तक होगा, यानी 12वीं तक हो सकता है विद्यार्थियों। इसलिए विशेष ध्यान देना है अपन को। 9 यानी 6 से लेके 11-12 तक जा सकते हैं आप पढ़ने के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, कुछ टॉपिक को देखना पड़ेगा। लेकिन 6 से 10 तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है विद्यार्थियों, ताकि आपके पेपर क्लियर हो जाए पात्रता परीक्षा। उसके बाद में हम इसी के अंदर जो मैथ का सिलेबस आता है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, उसके अंदर भी 30 प्रश्न आएंगे, यानी 30 प्रश्न आने वाले हैं साइंस के और 30 प्रश्न आने वाले हैं मैथ्स के विद्यार्थियों। यानी इसके अंदर 20 तो सब्जेक्ट के और 10 आएंगे टीचिंग मेथड के साइंस के अंदर, और गणित के अंदर भी 20 सब्जेक्ट के और 10 आएंगे टीचिंग मेथड। इसे मिलाकर 30 और 30 कितने हो गए? 60 हो गए। कितने हो गए विद्यार्थियों? 60। ठीक है, तो अब देखते हैं गणित का सिलेबस क्या होगा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है घातांक। घातांक के आधार पर घातांक के गुणा है, घातांकों का गुणा है, भाग है, घातांक नियम कौन कौन सा है। उसके बाद में बीजीय व्यंजक है, व्यंजकों का योग है, अवकलन है, गुणा है, भाग है, सर्व समीकरण कौन कौन सी है वो है। उसके बाद में गुणनखंड है, सेगमेंटेशन, उसमें बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड है। समीकरण आएंगी एक घातीय समीकरण, वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, उसके बाद घनमूल है यानी क्यूब रूट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एक सवाल पूछा जाता है विद्यार्थियों। उसके बाद में इंटरेस्ट यानी ब्याज, ब्याज के अंदर सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है और लाभ हानि। नेक्स्ट टॉपिक है अनुपात और समानुपात, इसके अंदर अनुपातों को भागों में विभाजन और भिन्न, ये नया टॉपिक जोड़ा है, पहले नहीं था। उसके बाद में प्रतिशत है, परसेंटेज है, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट विद्यार्थियों है जो जियोमेट्री है, जियोमेट्री के अंदर रेखा है, कोण है, रेखाखंड है, सरल और वक्र रेखा है, कोणों के प्रकार है, साथ में समतलीय आकृति है, त्रिभुज है, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के नियम कौन कौन से, चतुर्भुज है। उसके बाद में वर्त है यानी स्क्वायर है, इसके बाद में बहुभुज है विद्यार्थी, ये नया टॉपिक इसमें जुड़ा हुआ है, बहुभुज और भिन्न। साथ ही समतलीय आकृतियों के अंदर उसका क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ही मोस्ट है। इसके अंदर त्रिभुज का है, आयत का है, समांतर चतुर्भुज, जो भी इसमें नाम लिखे हुए सिलेबस उसको ध्यान से पढ़ना है विद्यार्थियों। सिलेबस को प्रिंट पहले से निकाल देना ताकि अपने काम आ जाए, हर पॉइंट को छूते हुए आपको पढ़ना है। समसमलम चतुर्भुज है, फर्स्ट ही क्षेत्रफल, इसमें आयतन है यानी वॉल्यूम है, उसके बाद घन रूट है, घनाभ है और लंबी में बेलन। इसमें विद्यार्थी गोला नहीं है। नेक्स्ट है स्टैटिक यानी संख्या की, इसके अंदर आंकड़ों का संग्रहण है, आंकड़ों का प्रकार है, वर्गीकरण है, बारंबार का बंटन सारणी है, ये बहुभुज वगैरह है। मिलान चिन्ह आगा, जैसे ये 5 वाला मिलान चिन्ह है, स्तंभ बार रेखा चित्र है, इस टाइप का विद्यार्थियों। नेक्स्ट आयत रेखा चित्र है, जो पाई चार्ट देखा होगा आप, ऐसे गोल वाला वो है, इसको ध्यान से पढ़ना है विद्यार्थियों। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के रेखा चित्र है और प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, 10 क्लास में पूरा टॉपिक दिया हुआ है विद्यार्थियों। नेक्स्ट है गणित की टीचिंग मेथड कौन कौन है, गणित की परिभाषा है, इसकी तर्क शक्ति है, उसके बाद उसकी पाठ्यक्रम का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है, गणित की भाषा कैसे होनी चाहिए और सामुदायिक गणित कौन कौन सी है। उसके बाद में मूल्यांकन और उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थियों, और साथ ही शिक्षण की समस्याओं के समाधान और समस्या। अब अपन पढ़ेंगे वो है विद्यार्थियों अध्यापक भर्ती, अध्यापक भर्ती का सिलेबस।
अध्यापक भर्ती का सिलेबस यानी मेन एग्ज़ाम का सिलेबस। किसका विद्यार्थियों? मेन एग्ज़ाम का। मेन एग्ज़ाम में कौन कौन से RSSB ने जो रखा है, अधीनस्थ शिक्षा बोर्ड ने जो रखे हैं वो कौन कौन से देखो विद्यार्थियों। चलो आगे बढ़ते हैं। मेन एग्ज़ाम में जो टॉपिक आएंगे वो तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ऊपरी ऊपरी बता देता हूँ कि कौन कौन से। सबसे पहले तो इसके अंदर आएगा वो है विद्यार्थियों राजस्थान का भूगोल, और उसके बाद में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। ये 70 नंबर का आएगा टोटल, यानी राजस्थान का जीके पूरा ही। उसके बाद में एक नया टॉपिक जुड़ा है जिसका नाम है शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम जो RTE था वो। उसके बाद में अधिनियम के, और उसके बाद में करंट जीके इम्पोर्टेंट विद्यार्थियों, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यानी टोटल 60 नंबर का ये। साथ ही संबंधित सब्जेक्ट यानी गणित और विज्ञान। ठीक है विद्यार्थियों, ये दोनों सब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे, संबंधित विषय। और इसके अंदर 30-30 प्रश्न आएंगे, टोटल 60, यानी 30-30 मानो यानी 120 अंक। एक क्वेश्चन का 2 नंबर होगा। उसके बाद में टीचिंग मेथड है विद्यार्थियों, TM है। TM का मतलब टीचिंग मेथड है। ये रीति विज्ञान का मतलब यही होगा। ये टीचिंग मेथड आएगी गणित की और विज्ञान की 20 अंक की, यानी 20 अंक की विद्यार्थियों। साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान, ये साइकोलॉजी है, कौन सी है? साइकोलॉजी। ये 20 अंक की आएगी, यानी 10 क्वेश्चन आने वाला है टोटल। और उसके बाद में IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर टाइप के वो 5 सवाल आएंगे विद्यार्थियों, और जिसमें 10 अंक होंगे उसके। और टोटल जो मेन एग्ज़ाम का अध्यापक भर्ती का जो उससे होगा वो 300 अंक का होगा पेपर। और तुम लोगों को आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे 30 मिनट का। और इसमें क्या पॉइंट दिए हुए हैं? समस्त बहुविकल्पीय परीक्षा होगी और 300 अंक की होगी, साथ में 2 घंटे और 30 मिनट का होगा। और टोटल 120 नहीं होगी उसमें, पर 150 इसमें भी प्रश्न हो गए विद्यार्थी, सॉरी 150 प्रश्न इसमें भी हो गए। और इसके बाद में इसमें मूल्यांकन में नेगेटिव मार्किंग होगी विद्यार्थियों। यहाँ पर ध्यान देना कि पात्रता परीक्षा है ना, पात्रता परीक्षा के अंदर नेगेटिव नहीं है, लेकिन मेन एग्ज़ाम में नेगेटिव होगी। ध्यान देना, ये विशेष पॉइंट है। और नेगेटिव कितनी होगी? 1/3, यानी आपने एक सवाल अगर गलत कर दिया तो इसका 1/3 कटेंगे जो सही होगा उसमें से। इसलिए इसका ध्यान देना है। इस परीक्षा में नकारात्मक अंक का प्रभाव नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद। और बेस्ट बुक मैं आपको रणनीति बता दूंगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी या बेल आइकन को दबा के रखें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। और इसकी जो मेन एग्ज़ाम की बुक कौन कौन सी है वो मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।